नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। हमारी जेब में जो पैसा है और जो बड़े बड़े आर्थिक फैसले देश में लिए जाते हैं, उनके बीच एक सीधा कनेक्शन है। आज हम इसी कनेक्शन को समझने वाले हैं कि कैसे एक छोटा सा नोट पूरी अर्थव्यवस्था की कहानी कहता है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम सबसे पहले समझेंगे कि पैसा असल में है क्या, फिर देखेंगे कि उधार का कारोबार कैसे चलता है। इसके बाद हम मिलेंगे आरबीआई से, जो भारत का मनी मैनेजर है, और जानेंगे उसके टूल्स के बारे में। और आखिर में ये सब हमारी जिंदगी पर कैसे असर डालता है, इस पर भी बात करेंगे। चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। हम सब रोज़ पैसे का इस्तेमाल करते हैं, है ना? लेकिन असल में ये है क्या? मतलब सिर्फ कागज़ के टुकड़े और सिक्के तो नहीं हो सकते। इनका असली काम क्या है? ये काफी दिलचस्प है कि किसी भी चीज को पैसा या मनी का दर्जा पाने के लिए उसे 3 बहुत जरूरी काम करने होते हैं। अगर वो ये 3 काम नहीं कर सकती तो वो पैसा नहीं है। देखते हैं ये कौन से काम है। तो ये हैं पैसे के 3 सबसे बड़े काम। पहला, विनिमय का माध्यम, मतलब आप दुकान पर नोट देकर सामान खरीद सकते हैं। दूसरा, मूल्य की माप, यानी हर चीज की एक कीमत होती है जिसे हम रुपए में नापते हैं। और तीसरा, मूल्य का संचय, यानी आप इसे बचाकर रख सकते हैं ताकि बाद में इस्तेमाल कर सकें। इन्हीं 3 कामों की वजह से पूरी इकोनॉमी चलती है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि पैसा क्या काम करता है, पर सवाल ये है कि ये सिस्टम में घूमता कैसे है। मतलब जिन लोगों या बिजनेस को इसकी जरूरत है, उन तक ये पहुंचता कैसे है। यहीं से एंट्री होती है उधार देने के बिजनेस की। अब देखिए, जब उधार लेने की बात आती है तो हमारे सामने 2 तरह के रास्ते होते हैं। एक तरफ है बैंक जैसे संस्थागत लेंडर्स, जो आरबीआई के बनाए नियमों के तहत काम करते हैं, और दूसरी तरफ है साहूकार और व्यापारी, जो अनौपचारिक तरीके से काम करते हैं, जिन पर कोई खास रेगुलेशन नहीं होता। और इसी गैप को भरने के लिए एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट आया, माइक्रो फाइनेंस। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी एसएचजीज के जरिए उन लोगों तक छोटे लोन पहुंचाए जाते हैं जिन तक शायद बड़े बैंक्स कभी नहीं पहुंच पाते। ये समुदायों को मजबूत बनाने का एक बेहतरीन तरीका है। तो सवाल यह है कि पैसे और उधार के इस पूरे खेल को कंट्रोल कौन करता है? इसका रेफरी कौन है? तो चलिए अब मिलते हैं भारत के फाइनेंशियल सिस्टम के सबसे बड़े खिलाड़ी से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कोई रातों रात नहीं हुई थी। इसकी नींव हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों पर रखी गई थी। साल 1934 में आरबीआई एक्ट पास हुआ और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई ने भारत के सेंट्रल बैंक के तौर पर काम करना शुरू किया। इसका मकसद साफ था, देश की करेंसी और क्रेडिट सिस्टम को मैनेज करने के लिए एक मजबूत संस्था बनाना। आरबीआई का काम बहुत बड़ा और काफी जिम्मेदारी वाला है। ये देश का सेंट्रल बैंक है, मतलब ये सरकार का भी बैंकर है और दूसरे बैंकों का भी बैंकर है। ये नए नोट छापता है, जैसे 100 का नोट जो हम इस्तेमाल करते हैं। और सबसे ज़रूरी काम, ये देश की मॉनेटरी पॉलिसी तय करता है, यानी अर्थव्यवस्था में पैसे की सप्लाई को मैनेज करता है। अब सोचिए, इतने बड़े देश में जहां अरबों खरबों रुपए घूम रहे हैं, इस पूरे पैसे के महासागर को एक संस्था मैनेज कैसे करती है? किसी भी चीज को कंट्रोल करने का पहला स्टेप होता है उसे मापना। तो आरबीआई सबसे पहले मनी सप्लाई को मापता है। आरबीआई मनी सप्लाई को मापने के लिए M1, M2 जैसे कई पैमाने इस्तेमाल करता है। सबसे पहले आता है M1। इसे सबसे लिक्विड मनी कहते हैं, मतलब वो पैसा जो खर्च करने के लिए सबसे आसानी से मौजूद है। इसमें क्या क्या आता है? जनता के पास जो कैश है, यानी नोट और सिक्के, और बैंकों में जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं। अब M1 के बाद आते हैं M2, M3 और M4। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम इसमें वो पैसा भी जोड़ते जाते हैं जो उतना लिक्विड नहीं है। जैसे M2 में पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स जुड़ जाती हैं, M3 में बैंकों की टाइम डिपॉजिट्स यानी एफडी वगैरह जुड़ जाती हैं, और M4 में पोस्ट ऑफिस की सारी जमा पूंजी। वैसे एक मजे की बात बताऊं, आरबीआई जब अपनी पॉलिसी बनाता है ना, तो वो सबसे ज्यादा ध्यान M3 पर देता है। इसे ब्रॉड मनी भी कहते हैं। तो आप इसे एक लिक्विडिटी की सीढ़ी की तरह देख सकते हैं। सबसे नीचे है M1, जो सबसे ज्यादा लिक्विड है, मतलब कैश की तरह है। और जैसे जैसे आप सीढ़ी में ऊपर M2, M3, M4 की तरफ जाते हैं, लिक्विडिटी कम होती जाती है, यानी उस पैसे को कैश में बदलने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। तो ठीक है, मनी सप्लाई को माप तो लिया, अब इसे कंट्रोल कैसे करें?
इसके लिए आरबीआई के पास एक पूरा टूल किट है जिसमें 2 तरह के औजार हैं। पहले हैं क्वांटिटेटिव टूल्स यानी मात्रात्मक उपकरण। ये पानी के नल की तरह हैं जो ये कंट्रोल करते हैं कि इकोनॉमी में कितना पैसा आएगा। और दूसरे हैं क्वालिटेटिव टूल्स यानी गुणात्मक उपकरण जो ये तय करते हैं कि पैसा किस दिशा में जाएगा, मतलब किस सेक्टर को लोन ज्यादा मिलना चाहिए। इन्हीं में से एक बहुत ही पावरफुल टूल है रिवर्स रेपो रेट। इसे ऐसे समझिए, जब बाजार में बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है और आरबीआई को उसे कम करना होता है तो वो बैंकों को एक ऑफर देता है। वो कहता है, आप अपना एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास पार्क कर दो, मैं उस पर आपको अच्छा ब्याज दूंगा। बैंक लालच में आकर अपना पैसा आरबीआई के पास रख देते हैं और इस तरह मार्केट से पैसा कम हो जाता है। अच्छा, ये रेपो रेट, M1, M3, ये सब सुनने में काफी टेक्निकल लगता है ना, पर इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? चलिए अब इस कनेक्शन को समझते हैं कि कैसे आरबीआई का एक फैसला हमारे बैंक अकाउंट तक पहुंचता है। चले एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए कि इकोनॉमी बहुत तेजी से गर्म हो रही है, मतलब महंगाई आसमान छू रही है, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। अभी आरबीआई के लिए एक अलार्म है, उसे इस सिचुएशन को ठंडा करना होगा। तो आरबीआई क्या करेगा? वो अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करेगा, रेपो रेट बढ़ा देगा। रेपो रेट वो दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। अब जब आरबीआई से बैंकों को महंगा कर्ज मिलेगा तो जाहिर है बैंक्स भी आगे अपने ग्राहकों को यानी आम लोगों और कंपनियों को महंगा लोन देंगे। और जब होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन सब महंगा हो जाएगा तो लोग कम खर्च करेंगे, डिमांड घटेगी और धीरे धीरे महंगाई काबू में आ जाएगी। और यही है इकोनॉमी का एक बेसिक सा नियम। जब ब्याज दरें ऊंची होती हैं तो लोगों को पैसा बचाने में फायदा दिखता है, इसलिए वो खर्च कम करते हैं। और जब ब्याज दरें कम होती हैं तो लोन लेना सस्ता होता है और लोग खर्च करने के लिए मोटिवेट होते हैं। आरबीआई बस इसी ऊंचे और नीचे के खेल से पूरी इकोनॉमी में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। तो कुल मिलाकर आरबीआई का काम एक बहुत ही सेंसिटिव थर्मोस्टैट को मैनेज करने जैसा है। वो लगातार इकोनॉमी का तापमान चेक करता रहता है और ज़रूरत के हिसाब से उसे एडजस्ट करता है, ताकि ना तो महंगाई की गर्मी बहुत बढ़े और ना ही मंदी की ठंडक। और आज ये किस तापमान पर सेट है, ये सवाल हमेशा बना रहता है और इसका जवाब ही हम सबकी जेब पर असर डालता है।